डाउनराइट जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं। आखिर एक ट्रेडिंग कंपनी, एक व्यापार करने वाली कंपनी कैसे एक पूरे देश पर राज करने लगी। चलिए आज हम ब्रिटिश भारत के कानूनी ढांचे के उस पहले बड़े कदम को समझते हैं जिसे हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। तो सवाल यही है कि एक प्राइवेट कंपनी देश कैसे चलाने लगी। ये सवाल हमें सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी की तरफ ले जाता है। सोचिए, कंपनी की ताकत बेहिसाब बढ़ चुकी थी, उसके अफसर भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे और कंपनी की अपनी माली हालत खराब हो रही थी। इन सब वजहों ने ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर दिया कि अब दखल देना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए, इस रेगुलेटिंग एक्ट को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ये समझना पड़ेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिर्फ मसालों का व्यापार करने आई थी, वो कैसे एक इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई जो अपनी फौज रखती थी, लड़ाइयां लड़ती थी और जमीन पर कब्जा करती थी। ये टाइमलाइन इस बदलाव को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, 1600 में एक रॉयल चार्टर से बस शुरुआत हुई थी, लेकिन असली मोड़ आया 1765 में, जब कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिले। अब दीवानी का मतलब क्या है? इसका मतलब था टैक्स वसूलने और सिविल मामलों में इंसाफ करने का हक। मतलब साफ था, यह सिर्फ व्यापार नहीं था, यह असली शासन की शुरुआत थी। तो भारत में ब्रिटिश शासन को हम मोटे तौर पर दो अलग अलग हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं, और यह बंटवारा इस बात पर निर्भर करता है कि असली पावर किसके हाथ में थी, कंपनी के या सीधे क्राउन के। पहला दौर था कंपनी रूल का, जो 1773 से 1858 तक चला। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ही राज कर रही थी, लेकिन उस पर लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद की निगरानी धीरे धीरे बढ़ रही थी। और फिर 1857 के बड़े विद्रोह के बाद शुरू हुआ क्राउन रूल, जब सत्ता सीधे ब्रिटिश ताज के हाथ में चली गई। आज हमारा पूरा फोकस कंपनी रूल की बिल्कुल शुरुआत पर है और उस कानून पर जिसने ये सब शुरू किया। 1770 का दशक आते आते कंपनी इतनी ताकतवर और बेकाबू हो चुकी थी कि ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो गया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, अब कुछ न कुछ करना ही होगा, और वो भी जल्दी। और इसी सोच का नतीजा था ये रेगुलेटिंग एक्ट। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर एक प्राइवेट कंपनी के कामकाज में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में सीधा दखल दिया था, और इस एक कदम ने भारत के इतिहास का रुख ही बदल दिया। तो ये एक्ट इतना अहम क्यों है? पहली बात, ये ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था कंपनी पर लगाम कसने का। दूसरी बात, इसने पहली बार माना कि कंपनी के पास सिर्फ व्यापारिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक काम भी हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, इसी एक्ट ने भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। चलिए अब जरा इस एक्ट के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इसने असल में बदला क्या। इसने भारत में पावर के स्ट्रक्चर को एक नया रूप कैसे दिया? इस एक्ट में मुख्य तौर पर 5 बड़े बदलाव किए गए। इन सब का मकसद सिर्फ कंपनी को कंट्रोल करना नहीं था, बल्कि भारत में एक ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा जवाबदेह और एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की शुरुआत करना था। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव था पावर को सेंट्रलाइज करना। इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर की पोस्ट को अपग्रेड करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, और इस नई पावरफुल भूमिका को निभाने वाले पहले शख्स थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ करती है। एक्ट से पहले बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसीज इंडिपेंडेंट थीं, अपने फैसले खुद लेती थीं। लेकिन एक्ट के बाद बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के मातहत कर दिया गया। मतलब पहली बार एक क्लियर हायरार्की, एक पावर स्ट्रक्चर बनाया गया। न्याय के मामले में भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। इस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसने 1774 से काम करना शुरू किया। इसका मकसद था कंपनी के असर से अलग एक आज़ाद जुडिशल सिस्टम बनाना। ये कोई मामूली अदालत नहीं थी। इसने कंपनी की अपनी अदालतों से अलग एक फॉर्मल ब्रिटिश स्टाइल की कानूनी संस्था बनाई। इसके चीफ जस्टिस थे सर एलिजा एम्पे। कहा जा सकता है कि यह भारत में ब्रिटिश न्याय प्रणाली की एक औपचारिक शुरुआत थी। उस वक्त कंपनी के अंदर करप्शन एक बहुत बड़ी समस्या थी। इससे निपटने के लिए एक्ट में साफ साफ लिखा गया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी अपना कोई निजी व्यापार नहीं करेगा और ना ही किसी से कोई तोहफा या रिश्वत लेगा। ये कंपनी के कल्चर को बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, जवाबदेही का।
इस एक्ट ने यह जरूरी कर दिया कि कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो भारत में अपने सारे रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री मामलों की रिपोर्ट सीधे ब्रिटिश सरकार को देगा। मतलब अब कंपनी सीधे तौर पर लंदन में पार्लियामेंट को जवाबदेही थी। तो आखिर में हम 1773 के इस रेगुलेटिंग एक्ट से क्या सीखते हैं? इसकी असली विरासत क्या है? अगर संक्षेप में कहें तो इस एक्ट ने यह साबित कर दिया कि एक बड़ी से बड़ी प्राइवेट कंपनी भी देश की संसद के प्रति जवाबदेह होती है। होगा कि 1773 का एक्ट एक बहुत बड़ा कदम तो था, लेकिन उसमें खामियां भी बहुत थीं। मतलब सत्ता को लेकर एक कंफ्यूजन सा पैदा हो गया था। तो भाई ब्रिटिश संसद ने क्या किया? उन्होंने कुछ नए कानून बनाए और आज हम उन्हीं दिलचस्प बदलावों की गहराई में उतरेंगे। तो सबसे पहले मैदान में आता है 1781 का संशोधन अधिनियम। आप इसे एक तरह का सॉफ्टवेयर पैच समझ सकते हैं, जिसे 1773 के एक्ट में आई गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए ही लाया गया था। इस कानून को एक बड़ा दिलचस्प नाम मिला, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी बंदोबस्त करने वाला कानून। इसका एक ही काम था, गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो पावर का गेम चल रहा था उसे हमेशा के लिए सेटल करना। तो सवाल यही है कि भाई इस बंदोबस्त ने आखिर ठीक क्या किया? देखिए, ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, इसने भारत में सत्ता के पूरे समीकरण को हिलाकर रख दिया। चलिए देखते हैं कैसे। ये स्लाइड बहुत जरूरी है क्योंकि इसने शक्तियों का एकदम साफ साफ बंटवारा कर दिया। पहला, गवर्नर जनरल और उसके अफसरों को उनके सरकारी कामों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक तरह की इम्यूनिटी दे दी गई। दूसरा, पैसे, टैक्स से जुड़े मामले कोर्ट के हाथ से ले लिए गए। और तीसरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, ये तय हुआ कि हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल मामलों का फैसला उनके अपने कानूनों के हिसाब से ही होगा। और यहां देखिए, अपील का पूरा सिस्टम ही बदल गया। पहले क्या होता था? निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट जाती थी, लेकिन अब अपील सीधे गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के पास जाने लगी। इसका सीधा सा मतलब था कि सरकार यानी गवर्नर जनरल अब अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ताकतवर हो गया था। देखिए, 1781 का एक्ट तो बस एक छोटा मोटा सुधार था। असली धमाका तो हुआ 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के साथ। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक गेम चेंजर था जिसने भारत में ब्रिटिश राज की पूरी दिशा ही बदल दी। तो इस एक्ट का सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि क्रांतिकारी विचार क्या था? इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के दो चेहरों को अलग अलग कर दिया, एक व्यापारी का और दूसरा शासक का। इससे पहले ना सब कुछ मिला जुला था, पता ही नहीं चलता था कि कंपनी कब व्यापार कर रही है और कब सरकार चला रही है। ये स्लाइड इस नए सिस्टम का पूरा निचोड़ है। कंपनी के जो भी कमर्शियल यानी व्यापार से जुड़े मामले थे वो पहले की तरह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ही हाथ में रहे, लेकिन सारे राजनीतिक, सैनिक और नागरिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक बिल्कुल नई बॉडी बना दी गई और इसी सिस्टम को कहा गया द्वैत शासन यानी दोहरी सरकार। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था क्या? असल में ये सीधे लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की एक टीम थी। इसका काम था भारत में कंपनी के हर राजनीतिक, सैनिक और राजस्व से जुड़े मामले पर पूरी नजर रखना। सीधे शब्दों में कहें तो अब कंपनी का असली बॉस ब्रिटिश सरकार बन चुकी थी। इस एक्ट के दो ऐसे नतीजे निकले जिन्होंने भारत में ब्रिटिश राज का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कि वो क्या थे। पहली बार कंपनी के जीते हुए इलाकों को कंपनी के क्षेत्र नहीं बल्कि भारत में ब्रिटिश संपत्ति यानी ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। यह सिर्फ नाम बदलना नहीं था, यह एक बहुत बड़ा ऐलान था। जरा सोचिए, इस नए नाम का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि ब्रिटिश सरकार अब पूरी दुनिया को बता रही थी कि भारत अब सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी का इलाका नहीं है, बल्कि वो सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा है। ये मालिकाना हक का एक खुला दावा था। और दूसरा नतीजा तो इससे भी बड़ा था। इस कानून ने बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत में असली बॉस कौन है, कंपनी नहीं बल्कि लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जरिए अब ब्रिटिश सरकार के पास भारत पर सुप्रीम कंट्रोल आ गया था। तो इस स्लाइड में आप वो बड़ा बदलाव एकदम साफ साफ देख सकते हैं। 1784 से पहले कंपनी ही राजा थी, लेकिन 1784 के बाद असली राजा ब्रिटिश सरकार बन गई और कंपनी तो बस उसके एक एजेंट की तरह रह गई जो सरकार के आदेश पर काम कर रही थी। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा, एक नजर डालते हैं। हम शुरू करेंगे 1786 से, जहां गवर्नर जनरल को और ज्यादा ताकतवर बनाया गया। फिर हम पहुंचेंगे 1813 में, जहां ब्रिटिश इरादों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया।
इसके बाद 1833 में हम देखेंगे कि कैसे सारी की सारी पावर एक जगह पर सिमट गई, और आखिर में 1853 की उस अंतिम चेतावनी को समझेंगे जिसके बाद कंपनी राज का अंत लगभग तय हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है 1786 और 1793 के अधिनियम। देखिए, ये वो दौर था जब अंग्रेज भारत में अपनी प्रशासनिक पकड़ को पत्थर की तरह मजबूत करने में लगे थे, और इसके लिए वो गवर्नर जनरल को असाधारण शक्तियां दे रहे थे। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। 1786 का ये जो अधिनियम था वो किसी सामान्य नीति के तहत नहीं आया, बल्कि एक खास व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए बनाया गया था। असल में वो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद संभालने को तैयार ही नहीं थे जब तक कि उनकी दो बड़ी मांगें पूरी ना कर दी जाएं। तो भाई, ऐसी क्या मांगें थी उनकी? पहली, उन्हें अपनी ही काउंसिल के फैसलों को पलटने की शक्ति चाहिए थी। सोचिए, एक अकेला व्यक्ति पूरी की पूरी समिति पर भारी। और दूसरी, वो सिर्फ गवर्नर जनरल ही नहीं बल्कि कमांडर इन चीफ यानी कि प्रधान सेनापति भी बनना चाहते थे। मतलब साफ था, उन्हें नागरिक और सैन्य दोनों तरह की सर्वोच्च सत्ता अपने हाथों में चाहिए थी। तो ठीक है, कॉर्नवालिस की मांगें मान ली गईं, लेकिन अब सवाल ये था कि क्या ये असाधारण शक्तियां सिर्फ उन्हीं के लिए थीं? 1793 का चार्टर एक्ट इसी सवाल का जवाब लेकर आया। इसका मकसद था इन शक्तियों को स्थायी बनाना और ब्रिटिश नियंत्रण को और ज्यादा पुख्ता करना। इस एक्ट ने कई बड़े बदलाव किए। सबसे पहले तो कॉर्नवालिस को जो ओवरराइड पावर मिली थी वो अब भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों को दे दी गई। दूसरा, बॉम्बे और मद्रास पर गवर्नर जनरल का कंट्रोल और बढ़ा दिया गया, जिससे कलकत्ता की ताकत और बढ़ गई। कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था उसे अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। और शायद सबसे जरूरी बात, ये तय हो गया कि लंदन में बैठे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सारा खर्चा अब भारत के खजाने से दिया जाएगा। यहीं से भारत के धन की निकासी की नींव और भी ज्यादा मजबूत हो गई। 20 साल बाद हम आ गए 1813 में, और यहां से खेल बदलना शुरू होता है। ये अधिनियम एक बहुत बड़ा मोड़ था, क्योंकि इसने भारत में ब्रिटिश इरादों को एक नई दिशा दे दी। अब बात सिर्फ व्यापार और मुनाफे की नहीं रह गई थी। और ये स्लाइड उस बदलाव का निचोड़ है। पहली बार ब्रिटिश संसद ने खुलकर ये ऐलान किया कि कंपनी भारत में जिन भी इलाकों को कंट्रोल करती है उन पर आखिरी अधिकार ब्रिटिश क्राउन का है। इसका सीधा मतलब था कि कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि ब्रिटेन के राजा या रानी की प्रतिनिधि थी। ये भारत को सीधे सीधे एक उपनिवेश बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। व्यापार के मोर्चे पर भी समझे एक भूचाल सा आ गया। भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार यानी मोनोपोली लगभग खत्म कर दी गई। अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत में आकर व्यापार कर सकता था। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और वहां के व्यापारियों को नए बाजार चाहिए थे। हाँ, कंपनी ने दो चीजों पर अपना कंट्रोल बनाए रखा, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। ये बहुत मुनाफे वाले सौदे थे। इस एक्ट के सामाजिक और वित्तीय असर भी बहुत गहरे थे। ईसाई मिशनरियों को भारत आने की इजाजत मिली, जिनका मकसद धर्म प्रचार करना था। भारतीयों के लिए पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था की गई ताकि प्रशासन चलाने में मदद करने वाला एक बाबू वर्ग तैयार किया जा सके, और स्थानीय सरकारों को टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया ताकि प्रशासन का खर्च यहीं से निकाला जा सके। अब आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश प्रभाव समाज के हर पहलू में घुस रहा था। चलिए अब 1833 के चार्टर एक्ट पे चलते हैं। अगर पिछले अधिनियम केंद्रीकरण की ओर बढ़ते हुए कदम थे, तो ये अधिनियम उस प्रक्रिया का शिखर था, बिल्कुल चोटी। इसका लक्ष्य था पूरे ब्रिटिश भारत के लिए एक अकेली ताकतवर सरकार बनाना। इस बदलाव का एक बहुत बड़ा संकेत कानूनों के नाम में ही छिपा था। पहले जो कानून बनते थे उन्हें विनियम या रेगुलेशंस कहा जाता था, लेकिन इस अधिनियम के बाद बने कानूनों को अधिनियम यानी एक्ट्स कहा जाने लगा। देखिए, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि अब भारत में एक असली केंद्रीय विधायिका है जो पूरे देश के लिए कानून बना रही है। इस अधिनियम ने तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा चरित्र ही बदल दिया। उसकी सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी गईं। अब वो एक व्यापारिक कंपनी थी नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक प्रशासनिक संस्था बन गई थी, जिसका सिर्फ एक ही काम था, ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत पर शासन करना। तो ये केंद्रीकरण पूरा कैसे हुआ? सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले व्यक्ति थे जिन्हें ये उपाधि मिली। अब उनके पास पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की एक्सक्लूसिव पावर थी।
नतीजा ये हुआ कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों से कानून बनाने की शक्ति पूरी तरह छीन ली गई। अब सारी विधायी शक्ति कलकत्ता में एक जगह सिमट गई थी। और अब हम इस सीरीज के आखिरी अधिनियम पर आते हैं, 1853 का चार्टर एक्ट। ये अपने आप में एक बहुत जरूरी संवैधानिक सुधार था, लेकिन इसके अंदर एक छिपा हुआ संदेश भी था, एक साफ संकेत कि कंपनी का शासन अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इस एक्ट ने प्रशासन में कुछ बहुत ही मॉडर्न बदलाव किए। पहली बार सरकार के विधायी यानी कानून बनाने और कार्यकारी यानी उन्हें लागू करने के कामों को अलग अलग किया गया, जो आज भी किसी भी लोकतंत्र का आधार है। एक छोटी संसद जैसी भारतीय विधान परिषद बनाई गई। सबसे क्रांतिकारी कदम था सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू करना, जिससे सैद्धांतिक रूप से भारतीयों के लिए भी प्रशासन के दरवाजे खुल गए। और हाँ, विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व भी लाया गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। हर बार कंपनी का चार्टर 20 साल के लिए बढ़ाया जाता था, पर इस बार कोई समय सीमा क्यों नहीं दी गई? सोचिए जरा, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? और जवाब ये था, ये ब्रिटिश संसद की तरफ से एक सीधी सीधी चेतावनी थी। कोई टाइम लिमिट न देकर वो ये साफ कर रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब उनकी दया पर है और वो जब चाहें इसे खत्म कर सकते हैं। अंत नजदीक था। तो चलिए, हमने जो कुछ भी देखा है उसे फटाफट समेटते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें आखिर कहाँ ले जाती है। ये असल में कंपनी से क्राउन तक सत्ता के ट्रांसफर की एक यात्रा है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक नज़र में दिखाती है। 1786 में कार्यकारी शक्ति को मजबूत करने से यह सफर शुरू हुआ। फिर 1813 में क्राउन की संप्रभुता स्थापित हुई। 1833 में केंद्रीकरण अपनी चोटी पर पहुंचा और अंत में 1853 में संसद ने अपना अंतिम अधिकार जता दिया। साल है 1857। पूरे भारत में एक जबरदस्त विद्रोह की चिंगारी भड़कती है, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी, इसने तो भारत में ब्रिटिश सत्ता की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। अब इस भारी उथल पुथल के बाद लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अब भारत पर राज कौन करेगा? क्योंकि देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो सदियों से सब कुछ संभाल रही थी, वो इस विद्रोह को काबू करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई। तो ये तो साफ था कि अब कुछ बड़ा बदलाव करना ही पड़ेगा। और इसी सवाल का जवाब बनकर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये ब्रिटिश संसद का पास किया हुआ एक ऐतिहासिक कानून था। मजे की बात यह है कि इसका ऑफिशियल टाइटल था भारत के अच्छे शासन के लिए एक अधिनियम। ये एक्ट सीधे सीधे 1857 के संकट का नतीजा था। तो इस कानून का सबसे बड़ा और पहला असर क्या हुआ? एक झटके में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। सोचिए, जो कंपनी लगभग 250 सालों से भारत में पहले व्यापार और फिर राज कर रही थी, उसकी कहानी खत्म हो गई। एक पूरे युग का अंत हो गया था। तो सवाल ये है कि कंपनी की ताकत गई कहाँ? वो सारी की सारी ताकत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चली गई। सरकार चलाने की शक्ति, जमीन यानी टेरिटरीज पर कब्जा और रेवेन्यू यानी कमाई, सब कुछ अब सीधे क्राउन के कंट्रोल में था। भारत अब ऑफिशियली ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था, किसी ट्रेडिंग कंपनी की जागीर नहीं। इस एक्ट ने एक और बहुत बड़ा काम किया। इसने दोहरी सरकार के बड़े ही उलझे हुए सिस्टम को खत्म कर दिया। मतलब जो पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, जो अक्सर आपस में ही उलझे रहते थे, उन दोनों को हटा दिया गया। उनकी जगह एक नया, ज्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम लाया गया। इस नए सिस्टम का सेंटर पॉइंट थी एक बिल्कुल नई और बेहद पावरफुल पोस्ट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी भारत का राज्य सचिव। ये कोई छोटा मोटा पद नहीं था। ये व्यक्ति ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था और भारत के एडमिनिस्ट्रेशन पर उसका पूरा कंट्रोल होता था। और सबसे जरूरी बात, वो सीधे ब्रिटिश संसद को जवाबदेह था। मतलब अब भारत के मामलों पर संसद की सीधी नजर थी। और इस बेहद ताकतवर पद को संभालने वाले पहले शख्स थे लॉर्ड स्टैनली। उन्होंने ही लंदन में बैठकर भारत के इतने बड़े प्रशासन की कमान अपने हाथ में ली। हाँ, लेकिन राज्य सचिव अकेले काम नहीं करते थे। उनकी मदद के लिए 15 सदस्यों की एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई। इस काउंसिल का काम था सेक्रेटरी को सलाह देना। ये एक एडवाइजरी बॉडी थी और इसके चेयरमैन खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही होते थे। चलिए अब जरा भारत में बैठे सबसे बड़े अधिकारी की बात करते हैं। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जाना पहचाना टाइटल था, उसे भी बदल दिया गया।
और ये सिर्फ नाम की तब्दीली नहीं थी, इसके पीछे सत्ता के बदलते स्वभाव का एक गहरा संकेत छिपा था। नया टाइटल था वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय शब्द का मतलब ही होता है राजा की जगह पर या राजा का प्रतिनिधि। तो अब भारत का वाइसरॉय सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट नुमाइंदा था, भारत में शाही ताकत का एक चलता फिरता प्रतीक। और इस नए पद को संभालने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड कैनिंग, जो विद्रोह के उस मुश्किल दौर में भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इस तरह उनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है, वो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय बने। लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं, इस एक्ट ने भारत में सरकार चलाने के तरीके में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। तो फिर ये सवाल उठता है कि अगर भारत के अंदर असल गवर्नेंस में ज्यादा कुछ नहीं बदला, तो फिर इस एक्ट का असली मकसद क्या था? इतने सारे ढांचागत बदलावों का मतलब क्या था? और इसका जवाब ये है कि असली बदलाव कंट्रोल के तरीके में था, लेकिन भारत में नहीं, इंग्लैंड में। इस एक्ट का मेन फोकस उस मशीनरी को सुधारना था जिसके जरिए इंग्लैंड से भारत सरकार पर नजर रखी जाती थी और उसे कंट्रोल किया जाता था। सारा खेल पावर को सेंट्रलाइज करने और ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेही बढ़ाने का था। तो चलिए फटाफट से 1858 के एक्ट के मुख्य पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। दूसरा, ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन शुरू। तीसरा, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म। चौथा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नया और पावरफुल ऑफिस बनाया गया। और पांचवा, गवर्नर जनरल अब वाइसरॉय बन गया। यही वो बड़े बदलाव थे। ये जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा बना, ये सिर्फ एक अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। इसने भारत में ब्रिटिश राज के अगले 90 सालों के लिए स्टेज तैयार कर दिया और भविष्य में होने वाले सभी संवैधानिक सुधारों की नींव रखी। पिछले सेशन में हमने 1858 के भारत सरकार अधिनियम पर बात की थी, वो एक्ट जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म करके भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के हवाले कर दिया था। तो आज उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और भारत के संवैधानिक विकास में दो और बहुत जरूरी पड़ावों को समझते हैं, 1861 और 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम। अब देखिए, हो सकता है ये दोनों एक्ट सुनने में कोई बहुत बड़े बदलाव ना लगें, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा मोड़ थे, क्योंकि यहीं से पहली बार अंग्रेजों ने सत्ता का दरवाजा भले ही थोड़ा सा ही सही भारतीयों के लिए खोला था। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और कैसे किया। आज की हमारी चर्चा के 4 हिस्से होंगे। सबसे पहले हम उस वजह को जानेंगे जिसने इन बदलावों को जन्म दिया, मतलब अंग्रेजों को अचानक भारतीयों के सहयोग की जरूरत क्यों आन पड़ी। फिर हम देखेंगे 1861 का एक्ट, जो इस जरूरत पर उनकी पहली प्रतिक्रिया थी। इसके बाद हम 1892 के एक्ट को समझेंगे, जिसने चीजों को और आगे बढ़ाया। और आखिर में हम बात करेंगे कि इन सब का नतीजा क्या निकला और इनकी विरासत क्या रही। तो कहानी की शुरुआत होती है 1857 के विद्रोह से। इस विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। उन्हें एक बात साफ समझ आ गई थी कि सिर्फ ताकत और फौज के दम पर इतने बड़े देश पर हमेशा के लिए राज नहीं किया जा सकता। उन्हें अपनी रणनीति बदलनी ही होगी, और वो भी जल्दी। और इसी जरूरत से जन्म हुआ पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन, यानी सहयोग की नीति का। लेकिन इसे कोई दोस्ती का हाथ समझने की गलती मत कीजिएगा, नहीं, ये एक बहुत सोची समझी चाल थी। आइडिया ये था कि भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी सी जगह दी जाए ताकि उनके गुस्से को बाहर निकलने का एक रास्ता मिले और अंग्रेजों को भी जमीनी हकीकत का पता चलता रहे। ये बेहतर कंट्रोल करने की एक रणनीति थी जिसने अगले कई दशकों तक ब्रिटिश पॉलिसी को दिशा दी। इस नई नीति का जो पहला ठोस नतीजा निकला वो था 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। ये एक्ट भारत के राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर है, क्योंकि सही मायने में यहीं से शासन में भारतीय भागीदारी का चैप्टर शुरू हुआ। सोचिए, ये वो पल था जब पहली बार भारतीयों को आधिकारिक तौर पर कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना था। वाइस रॉय को ये पावर दी गई कि वो कुछ भारतीयों को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, यानी गैर सरकारी सदस्य के तौर पर अपनी काउंसिल में नॉमिनेट कर सकते हैं। ये बेशक एक छोटा कदम था, पर स्वराज की लंबी सड़क पर ये पहला कदम जरूर था। और इस पावर का इस्तेमाल करते हुए 1862 में उस वक्त के वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया।
बनारस के राजा देवनारायण सिंह, पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह और सर दिनकर राव। ये वो पहले भारतीय थे जो उस बॉडी का हिस्सा बने जो उनके अपने देश के लिए कानून बना रही थी। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात हुई। इस एक्ट ने सालों से चली आ रही एक पॉलिसी को बिल्कुल पलट दिया। 1833 से ही अंग्रेज सारी ताकत को सेंटर में यानी कलकत्ता में इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन 1857 के विद्रोह ने दिखा दिया कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो 1861 के एक्ट ने डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की और बॉम्बे और मद्रास को कानून बनाने की उनकी शक्तियां वापस दे दी। और ये सिलसिला यही नहीं रुका, धीरे धीरे ये विचार दूसरे प्रांतों में भी फैला। बॉम्बे और मद्रास के बाद 1862 में बंगाल, 1886 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और फिर 1897 में पंजाब में भी नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। इस एक्ट का एक और बहुत जरूरी फीचर था पोर्टफोलियो सिस्टम को कानूनी मान्यता देना। आसान भाषा में कहें तो ये भारत में कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत थी। अब काउंसिल का हर मेंबर एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता था, बिल्कुल आज के मिनिस्टर्स की तरह, और वो अपने डिपार्टमेंट से जुड़े फैसले ले सकता था। इससे सरकार का कामकाज अचानक बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गया। लेकिन हाँ, इस एक्ट ने वाइसरॉय को एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि एक असाधारण ताकत भी दी। इमरजेंसी की सिचुएशन में वो बिना काउंसिल की मंजूरी के ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी कर सकते थे, और ऐसे किसी भी ऑर्डिनेंस की उम्र 6 महीने तक होती थी। चलिए अब कहानी में लगभग 30 साल आगे चलते हैं और आते हैं 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट पर। इस वक्त तक भारत में राजनीतिक माहौल बदल रहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी थी और ज्यादा सुधारों की मांग जोर पकड़ रही थी। तो ये एक्ट एक तरह से उसी बढ़ती हुई मांग का जवाब था। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये था कि सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल यानी भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। लेकिन यहाँ एक पेंच था, अंग्रेजों ने ऑफिशियल मेजॉरिटी बनाए रखी। इसका सीधा सा मतलब था कि सरकार के ब्रिटिश अधिकारी हमेशा भारतीय सदस्यों से संख्या में ज्यादा रहेंगे, यानी कंट्रोल हमेशा अंग्रेजों के हाथ में ही रहेगा। लेकिन सिर्फ सीटें ही नहीं बढ़ीं, काउंसिल्स के अधिकार भी बढ़े। अब मेंबर्स बजट पर चर्चा कर सकते थे, मतलब इस बात पर बहस कर सकते थे कि जनता का पैसा कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है। इतना ही नहीं, वो सरकार से सवाल भी पूछ सकते थे। आज ये हमें बहुत मामूली बातें लगती हैं, पर उस दौर में ये सरकार की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन इस 1892 के एक्ट की जो सबसे बड़ी बात थी ना, वो खुले तौर पे कही नहीं गई थी। एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी बदलाव था जो कानून के शब्दों के पीछे छिपा हुआ था, और वो राज था चुनाव का सिद्धांत। जी हाँ, इलेक्शन। अंग्रेज इतने होशियार थे कि उन्होंने एक्ट में इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया। इसकी जगह उन्होंने लिखा कुछ निकायों की सिफारिश पर की गई नियुक्ति। लेकिन असल में ये भारत की राजनीति में इलेक्शन के सिद्धांत की एक तरह से छोरी छिपे एंट्री थी। एक ऐसा बीज बो दिया गया था जिसे आगे चलकर एक बहुत बड़ा पेड़ बनना था। तो इन दोनों एक्ट्स यानी 1861 और 1892 के अधिनियमों की असली विरासत क्या है? इन्होंने भारत के भविष्य को किस तरह से आकार दिया? चलिए अब इसे समेटते हैं। तो सबसे बड़ी विरासत क्या थी? देखिए, विडंबना ये है कि अंग्रेजों ने अनजाने में उन्हीं संस्थाओं की नींव रख दी जिनका इस्तेमाल आगे चलकर उन्हीं के खिलाफ होना था। ये जो काउंसिल्स थीं, भले ही इनकी शक्तियां बहुत सीमित थीं, ये भारतीय नेताओं की पूरी एक पीढ़ी के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन गई। यहीं पर उन्होंने संसदीय दांव-पेच सीखे ताकि एक दिन वो इस खेल को अपने ही शासकों से बेहतर खेल सकें। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, जिन काउंसिल्स को अंग्रेजों ने अपना राज मजबूत करने के लिए बनाया था, आखिर वही काउंसिल्स पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का सबसे बड़ा मंच कैसे बन गई? आज हम भारत के संवैधानिक इतिहास के एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर बात करने वाले हैं। ये है 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। डाउनराइट जीएस में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछली चर्चा में हम पहुंचे थे 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट तक। तो चलिए कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में क्या बड़े बदलाव हुए। तो सबसे पहला सवाल, इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार क्यों पड़ा? इसके पीछे 2 लोग थे। लॉर्ड मार्ले, जो उस वक्त इंग्लैंड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और लॉर्ड मिंटो, जो भारत में वाइसराय थे।
उस दौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नरमपंथी नेता थे उनका दबाव बढ़ रहा था, तो ब्रिटिश सरकार उन्हें शांत करने के लिए कुछ सुधार लाना चाहती थी और इन दोनों ने मिलकर ही इस एक्ट का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था। तो आखिर इस एक्ट में था क्या बदलाव लाए गए? पहली नजर में देखें तो लगता है कि ये काफी प्रोग्रेसिव थे। ऐसा दिखाया गया मानो भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि काउंसिल्स का विस्तार कैसे हुआ। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर है 60, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की संख्या 16 से सीधा बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। मतलब ये एक जबरदस्त उछाल था जिसने काउंसिल के आकार को ही बदल कर रख दिया। लेकिन बात सिर्फ संख्या बढ़ाने की नहीं थी, मेंबर्स की पावर्स भी बढ़ाई गईं। जैसे कि अब प्रोविंशियल काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी हो सकती थी। मेंबर्स अब सप्लीमेंट्री सवाल भी पूछ सकते थे और बजट पर रेजोल्यूशन भी ला सकते थे। और तो और प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस, यूनिवर्सिटीज और जमींदारों को भी अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया गया। इस सुधार का एक और पहलू था जो अपने आप में एक मील का पत्थर था, एक ऐसी चीज जो पहली बार हो रही थी और भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए एक नया दरवाजा खोल रही थी। और वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये नाम बहुत जरूरी है। वो पहले भारतीय बने जिन्हें वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली। उन्हें लॉ मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया था। ये एक सिंबॉलिक ही सही पर बहुत बड़ा कदम था। अब तक तो सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है ना। काउंसिल का साइज बढ़ गया, ज्यादा अधिकार मिल गए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारतीय भी आ गया। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इन सुधारों की सबसे विवादास्पद और शायद सबसे दूरगामी असर वाली बात क्या थी? और यहीं से कहानी एक बहुत ही कह सकते हैं गंभीर मोड़ लेती है। अब हम बात करने वाले हैं पृथक निर्वाचन की, एक ऐसी चीज जिसने इंडिया की पॉलिटिक्स का चेहरा ही बदल दिया। तो ये पृथक निर्वाचन प्रणाली आखिर थी क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये था कि किसी खास कम्युनिटी के मेंबर को चुनने के लिए वोट भी सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोग देंगे। दूसरे समुदाय के लोग उस चुनाव में वोट नहीं डाल सकते थे। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि इस एक्ट ने इसी कॉन्सेप्ट को मुसलमानों के लिए एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर लागू कर दिया। मतलब साफ था, मुस्लिम मेंबर्स को सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही चुनेंगे। इसने पहली बार पॉलिटिक्स को धर्म के आधार पर कानूनी तौर पर बांट दिया। इस एक फैसले का असर बहुत गहरा होने वाला था। इसकी परछाई आने वाले कई दशकों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर पड़ने वाली थी। इसी वजह से कई इतिहासकार मानते हैं कि इस एक्ट ने असल में सांप्रदायिकता को वैधानिकता दे दी। मतलब जो बंटवारे की सोच समाज में थी उसे अब एक पॉलिटिकल और लीगल ढांचे में फिट कर दिया गया था। और इसका नतीजा ये हुआ कि लॉर्ड मिंटो को इतिहास में एक खास नाम से जाना जाने लगा, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक। सोचिए, ये कितना बड़ा और कितना विभाजनकारी कदम माना गया होगा। तो चलिए अब इन सुधारों को एक साथ रखकर देखते हैं। ये वाकई एक सिक्के के दो पहलू जैसे थे, कुछ अच्छा तो कुछ बहुत ही खतरनाक। ये टेबल इस पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ देखिए पॉजिटिव्स क्या थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का आकार बढ़ा, मेंबर्स को ज्यादा पावर मिली, वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले इंडियन की एंट्री हुई। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई, सांप्रदायिकता को कानूनी जामा पहनाया गया और जाने अनजाने में पार्टीशन की राजनीति की नींव रख दी गई। हम अपनी भारतीय संवैधानिक इतिहास की श्रृंखला को आज आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको याद ही होगा कि पिछली बार हमने 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, उस पर विस्तार से बात की थी। आज हम कहानी को वहीं से आगे बढ़ाएंगे और 1919 से लेकर 1935 तक के उस बहुत ही महत्वपूर्ण दौर को समझेंगे जिसने भारत के संविधान की नींव रखने में एक बड़ी भूमिका निभाई। तो आज हमारी चर्चा का रोडमैप क्या है? हम 4 मुख्य पड़ावों पर रुकेंगे। सबसे पहले 1919 का अधिनियम, फिर इसकी सबसे उलझी हुई व्यवस्था द्वैत शासन, उसके बाद हम साइमन कमीशन के आने की कहानी जानेंगे और आखिर में सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट के उस ऐतिहासिक घटनाक्रम को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 की। देखिए, इस अधिनियम की जो जड़ें हैं वो 1917 में ब्रिटिश सरकार की एक घोषणा में है।
उस घोषणा में पहली बार ये वादा किया गया था कि भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार यानी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाएगी। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बहुत बड़ा वादा था। इस एक्ट को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसने कई बड़े बदलाव किए, जैसे पहली बार केंद्र और प्रांतों के कामों को यानी उनके सब्जेक्ट्स को अलग अलग किया गया। प्रांतों में एक अजीब सी व्यवस्था द्वैध शासन या डायरकी शुरू की गई, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और हाँ, देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और डायरेक्ट इलेक्शंस की भी शुरुआत हुई। लेकिन एक और काम हुआ, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिखों और भारतीय ईसाइयों तक भी बढ़ा दिया गया। और एक बहुत जरूरी बात, इसी एक्ट में लिखा था कि 10 साल बाद इसके कामकाज को जांचने के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। ये बात आगे चल के बहुत अहम साबित हुई। चलिए अब जरा इस 1919 के अधिनियम की सबसे मुश्किल और कंट्रोवर्शियल चीज को समझते हैं, द्वैध शासन, या जिसे अंग्रेजी में डायरकी कहते हैं। ये असल में एक दोहरी सरकार की प्रणाली थी। तो ये डायरकी शब्द आया कहाँ से? ये ग्रीक भाषा के डायआर्चे से आया है, जिसका मतलब ही होता है दोहरा शासन। और नाम से ही इसका काम साफ है, प्रांतों में शासन की पूरी शक्ति को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। आइए देखते हैं कि ये बंटवारा हुआ कैसे। तो देखिए, प्रांतीय विषयों की 2 लिस्ट बनाई गईं। एक थी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स की लिस्ट, जिसमें पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर जैसे विषय थे। इन पर गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से काम करते थे, और ये मंत्री विधान परिषद के प्रति जवाबदेह थे। सुनने में तो अच्छा लगता है ना, लेकिन असली खेल दूसरी लिस्ट में था, रिजर्व सब्जेक्ट्स की लिस्ट। इसमें पुलिस, न्याय और सबसे जरूरी वित्त और भू राजस्व जैसे विषय थे। और इन पर पूरा कंट्रोल गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का था, जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं थे। मतलब साफ था, जिम्मेदारी भारतीयों की और असली ताकत अंग्रेजों की। तो जाहिर सी बात है, सत्ता का ये अजीबोगरीब बंटवारा ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता था। भारतीय मंत्रियों के हाथ में जिम्मेदारी तो थी, पर ना तो पैसा था, ना ही शक्ति। इसलिए ये पूरा प्रयोग, ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो गया। अब आपको याद होगा कि 1919 के एक्ट में 10 साल बाद समीक्षा का वादा था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने तय समय से 2 साल पहले ही नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अगुवाई में एक कमीशन बना दिया। तो 1927 में इस कमीशन की घोषणा हुई। 1928 में ये कमीशन भारत पहुंचा, और जैसे ही पहुंचा पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। हर जगह साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। खैर, इतने विरोध के बावजूद कमीशन ने अपना काम जारी रखा और 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, ऐसा क्या था इस कमीशन में कि भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस से लेकर मुस्लिम लीग तक, सबने मिलकर इसका बहिष्कार किया? वजह बहुत सीधी और साफ थी। देखिए, भारत का संवैधानिक भविष्य तय करने के लिए जो ये कमीशन बनाया गया था, उसमें कुल 7 सदस्य थे, और उन 7 सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं था। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात थी। भारत का भविष्य तय होना था, और उसमें किसी भारतीय की राय लेने की जरूरत ही नहीं समझी गई। बस यही एक वजह इसके राष्ट्रव्यापी विरोध के लिए काफी थी। खैर, बहिष्कार के बावजूद कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, और उसकी सिफारिशें काफी अहम थीं। उसने कहा कि प्रांतों से द्वैध शासन खत्म करो, वहां एक जिम्मेदार सरकार बनाओ, और ब्रिटिश भारत और रियासतों को मिलाकर एक फेडरेशन बनाओ। इन्हीं सिफारिशों पर बात करने के लिए लंदन में वो मशहूर गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बुलाए गए थे। अब गोलमेज सम्मेलनों के बाद अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का सवाल और भी ज्यादा गहरा गया, और इसी माहौल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने एक ऐसी घोषणा की जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। हुआ ये कि अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसी मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। इसमें सिखों और मुसलमानों के लिए जो अलग निर्वाचन व्यवस्था थी, उसे अब दलित वर्गों के लिए भी लागू कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि दलित वर्ग के वोटर सिर्फ दलित उम्मीदवार के लिए ही वोट करेंगे, जिससे वो बाकी हिंदू समाज से राजनीतिक रूप से अलग हो जाते। इस घोषणा से गांधी जी को बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्हें लगा कि ये तो हिंदू समाज को हमेशा के लिए बांटने की एक चाल है। इसके विरोध में उन्होंने पुणे की यरवदा जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब माहौल बहुत गंभीर हो गया।
इसी दबाव के बीच कांग्रेस के नेताओं और दलित वर्गों के सबसे बड़े नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। तो ये समझौता क्या था? इसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसमें और कम्युनल अवार्ड में एक बहुत बड़ा फर्क था। कम्युनल अवार्ड दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे रहा था, जबकि पूना पैक्ट में संयुक्त निर्वाचक मंडल यानी जॉइंट इलेक्टोरेट को ही बनाए रखा गया, लेकिन उसके अंदर दलित वर्गों के लिए सीटें आरक्षित यानी रिजर्व कर दी गई। ये एक बीच का रास्ता था जिसने उस बड़े संकट को टाल दिया। तो अगर हम पूरी कहानी को जोड़कर देखें, 1919 के एक्ट का फेल होना, फिर साइमन कमीशन की रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन और आखिर में पूना पैक्ट का ये समझौता, इन सभी घटनाओं ने मिलकर अगले बड़े संवैधानिक कानून के लिए जमीन तैयार कर दी थी। पिछली बार हमने अगस्त 1932 के कम्युनल अवार्ड तक की कहानी समझी थी, तो चलिए आज उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और भारतीय संवैधानिक इतिहास के एक बहुत बहुत जरूरी दस्तावेज को खोलकर देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आइए समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास था। अब देखिए, ये एक्ट काफी बड़ा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले कि ये कितना बड़ा और मॉन्यूमेंटल एक्ट था। दूसरा, इसका एक अधूरा सपना ऑल इंडिया फेडरेशन का। तीसरा, प्रांतों के लिए ये कैसे एक नया दौर लेकर आया। चौथा, इसने हमारे मॉडर्न स्टेट की नींव कैसे रखी। और आखिर में हम देखेंगे कि भविष्य के लिए इसकी असली विरासत क्या थी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्केल की। इस एक्ट को भारत में एक पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार बनाने की दिशा में दूसरा मील का पत्थर कहा जाता है। मतलब ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक साहसिक संवैधानिक प्रयोग था। और ये कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इन नंबरों से लगाइए। इसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स थे। ये उस वक्त तक ब्रिटिश संसद का पास किया हुआ भारत के लिए सबसे लंबा और सबसे डिटेल्ड दस्तावेज था। इसकी जटिलता ही बताती है कि इसके इरादे कितने बड़े थे। अब आते हैं इस एक्ट के दिल पर, इसके सबसे बड़े और सबसे एम्बिशियस आइडिया पर, एक ऑल इंडिया फेडरेशन की सोच। ये एक ऐसा सपना था जो अगर सच हो जाता तो शायद आज भारत का पॉलिटिकल नक्शा कुछ अलग ही होता। तो ये ऑल इंडिया फेडरेशन आखिर था क्या? देखिए, इसका सीधा सा आइडिया था कि ब्रिटिश भारत के प्रांतों और जो देसी रियासतें थीं, उन सबको मिला के एक सिंगल देश, एक सिंगल संवैधानिक यूनिट बनाई जाए। ये पहली बार था जब पूरे भारत को एक छत के नीचे लाने की इतनी ठोस कोशिश की गई थी। और इस फेडरेशन को चलाने के लिए पावर्स को बहुत कायदे से बांटा गया था। 3 लिस्ट्स बनाई गई। फेडरल लिस्ट, जिसमें सेंटर के लिए 59 सब्जेक्ट्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट, जिसमें प्रांतों के लिए 54 सब्जेक्ट्स थे, और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें 36 सब्जेक्ट्स थे जिन पर दोनों कानून बना सकते थे। और मजे की बात यह है कि जो बची खुची पावर्स थी वो वाइसरॉय को दे दी गई। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये जो पूरा फेडरेशन का भव्य प्लान था, जिस पर इतनी मेहनत हुई थी, वो कभी हकीकत बनी नहीं पाया। ये इस एक्ट की नींव थी और वही कमजोर पड़ गई। और वजह थी देसी रियासतें। उन्होंने इस फेडरेशन में शामिल होने से साफ साफ मना कर दिया, और उनके बिना ऑल इंडिया फेडरेशन का ये सपना बस सपना ही रह गया, और एक्ट का ये सबसे जरूरी हिस्सा कभी लागू ही नहीं हो पाया। अच्छा, फेडरेशन का प्लान तो फेल हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ फेल हो गया। प्रांतीय स्तर पर यानी प्रोविंसेस के लेवल पर बहुत बड़े और स्थायी बदलाव हुए। ये एक पुराने सिस्टम के अंत और एक नई शुरुआत जैसा था। यहाँ एक जबरदस्त शिफ्ट देखने को मिलता है। प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायाकी का जो पुराना और कंफ्यूजिंग सिस्टम था, उसे खत्म कर दिया गया और उसकी जगह आई प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसने प्रांतों को अपने मामलों को खुद चलाने की आज़ादी दी। इस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का सीधा मतलब था कि अब प्रांतों में जिम्मेदार सरकारें बनेंगी। अब गवर्नर को उन मंत्रियों की सलाह पर काम करना था जो चुने हुए थे और प्रांतीय विधायिका के प्रति जवाबदेह थे। सही मायनों में भारतीयों को प्रोविंशियल लेवल पर असली पॉलिटिकल पावर मिल रही थी। हालांकि ये नया सिस्टम भी ज़्यादा लंबा नहीं चला। ये 1937 में लागू तो हुआ, लेकिन 1939 में जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, इसे बंद कर दिया गया। तो ये एक बहुत ज़रूरी लेकिन बहुत छोटा एक्सपेरिमेंट साबित हुआ। इस एक्ट ने वोटिंग के अधिकार को भी बढ़ाया।
अब देश की कुल आबादी का करीब 14% हिस्सा वोट दे सकता था। हाँ, ये सबके लिए तो नहीं था, लेकिन पिछले एक्ट्स के मुकाबले ये एक बहुत बड़ा जंप था। चलिए अब इस एक्ट की एक और बहुत बड़ी देन की बात करते हैं, वो मुअस्ससात यानी इंस्टीट्यूशंस जिनकी नींव इसने रखी और जो आज भी हमारे देश की रीढ़ हैं। देखिए, आज हम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं, जो देश के पैसों और क्रेडिट को कंट्रोल करता है, उसकी स्थापना इसी एक्ट के तहत हुई। न्याय के लिए 1937 में एक फेडरल कोर्ट बनाया गया, जो आगे चलकर हमारा सुप्रीम कोर्ट बना। और हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए फेडरल और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसी एक्ट की देन है। एक और बड़ा बदलाव था 1858 के एक्ट से बनी काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म करना। इससे लंदन से भारत पर जो सीधा कंट्रोल था वो थोड़ा कम हुआ। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सलाह देने के लिए सलाहकारों की एक टीम दे दी गई। इसके अलावा भी कई बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव हुए, जैसे 11 में से 6 प्रांतों में 2 सदनों वाली विधायिका यानी बायकैमरलिज्म शुरू हुआ। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। उड़ीसा और सिंध नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए और रेलवे को मैनेज करने के लिए एक फेडरल रेलवे अथॉरिटी भी बनाई गई। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस एक्ट की विरासत क्या है। सच तो यह है कि इसकी विरासत थोड़ी मिलीजुली है, थोड़ी विरोधाभासी है। इसने कुछ वादे किए जो पूरे नहीं हुए, पर कुछ ऐसी नींव रखी जो बहुत मजबूत साबित हुई। अगर एक लाइन में कहें तो ये फेडरेशन बनाने की एक नाकाम कोशिश थी, लेकिन यही एक्ट आज़ाद भारत के संविधान का एक तरह से ब्लूप्रिंट बन गया। इसके बहुत सारे प्रशासनिक ढांचे को हमारे संविधान निर्माताओं ने सीधे सीधे अपना लिया और इसीलिए इसे पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार की ओर दूसरा मील का पत्थर कहा जाता है। ये एक्ट अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, पर इसने उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता जरूर दिखा दिया। देखिए, पिछले सेशन में हमने बात की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में, उसकी सारी पेचीदगियों को समझा था। तो आज उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं उसके सबसे, कह सकते हैं, ड्रामेटिक चैप्टर पर, एक ऐसा कानून जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए सीधे उस ऐतिहासिक कानून की गहराइयों में उतरते हैं जिसने न सिर्फ ब्रिटिश राज का अंत किया, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। कभी सोचा है कि कोई साम्राज्य, कोई एम्पायर आधिकारिक तौर पर खत्म कैसे होता है? ये सिर्फ सड़कों पर विरोध और आंदोलनों से नहीं होता। अक्सर इसका अंत होता है एक अकेले लेकिन बहुत ही शक्तिशाली कानून के साथ। तो आज हम इसी कानून के 5 सबसे अहम हिस्सों को समझेंगे। शुरुआत होगी घोषणा से, फिर देखेंगे विभाजन का प्लान और आखिर में बात करेंगे एक नए देश के पहले मंत्रिमंडल की। हर बड़े बदलाव की एक शुरुआत होती है, अक्सर एक घोषणा से, एक ऐसा ऐलान जो घटनाओं की पूरी एक चेन शुरू कर देता है। तो हमारी कहानी भी बिल्कुल वहीं से शुरू होती है, घोषणा और विभाजन से, जिसने आज़ादी का पूरा मंच तैयार कर दिया। तो हुआ ये कि अंत की उल्टी गिनती 1 तारीख से शुरू हुई। 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा, भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा। बस इस एक वाक्य ने आने वाले कल की पूरी दिशा ही तय कर दी। इस घोषणा ने भारतीय राजनीति में जैसे एक भूचाल ला दिया। खासकर मुस्लिम लीग ने एक अलग देश बनाने की अपनी मांग को और भी ज्यादा तेज कर दिया और इसी के साथ बंटवारे की लकीरें और भी गहरी होती चली गईं। साल 1947 में ना घटनाएं बिल्कुल बिजली की रफ्तार से घट रही थीं। इस तेज रफ्तार और बढ़ते हुए तनाव के बीच एक नई योजना की सख्त जरूरत थी और यहीं पर सामने आई माउंटबेटन योजना, जिसने बंटवारे का आखिरी खाका तैयार किया। हालात बिगड़ते जा रहे थे और सत्ता के हस्तांतरण यानी पावर ट्रांसफर को मैनेज करने के लिए एक नए प्लान की जरूरत थी। तो 3 जून 1947 को वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटिश इंडिया को बांटने का एक प्लान पेश किया, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही मान लिया। और यही माउंटबेटन योजना बहुत जल्द भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का आधार बनी। तो चलिए अब इस ऐतिहासिक कानून के एक एक प्रावधान को समझते हैं, वो नियम जिन्होंने आज़ादी का रास्ता साफ किया। तो सवाल ये है कि इस एक्ट ने असल में किया क्या? इसने सिर्फ सत्ता नहीं बदली, इसने देश की परिभाषा ही बदल दी। आइए इसकी सबसे खास बातों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात,
इस कानून ने लगभग 200 साल पुराने ब्रिटिश शासन को ऑफिशियली खत्म कर दिया और इसकी जगह बनाए गए 2 नए स्वतंत्र डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान। अब ये डोमिनियन क्या था? इसका मतलब था एक स्वशासित देश जो अपने हर फैसले के लिए आज़ाद था, लेकिन शुरुआत में ब्रिटिश सम्राट को ही अपना राष्ट्र प्रमुख मानता था। देखिए, सत्ता बदलने का मतलब सिर्फ आज़ादी का ऐलान करना नहीं होता, पुराने ढांचे को गिराना भी पड़ता है। तो इस कानून ने वाइसरॉय और भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैसे पावरफुल पदों को खत्म कर दिया, जो ब्रिटिश राज की निशानी थे। उनकी जगह हर डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। ये शायद इस कानून का सबसे पावरफुल हिस्सा था। इसने दोनों नए देशों की संविधान सभाओं को अपना भविष्य लिखने की पूरी आज़ादी दे दी। मतलब वो अपना संविधान बना सकते थे, किसी भी ब्रिटिश कानून को खारिज कर सकते थे, अरे यहाँ तक कि स्वतंत्रता अधिनियम को भी खत्म कर सकते थे। ये थी सच्ची लेजिस्लेटिव सॉवरेनिटी। और फिर एक बहुत बड़ा सवाल था, उन 500 से ज्यादा रियासतों का क्या होगा जो सीधे ब्रिटिश शासन के अंडर नहीं थी? तो इस कानून ने उन पर से ब्रिटिश सर्वोच्चता, जिसे पैरामाउंट सी कहते हैं, खत्म कर दी और उन्हें 3 रास्ते दिए: भारत में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या फिर आज़ाद रहो। इसी एक लाइन ने भारत के एकीकरण की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। रियासतों का सवाल तो एक बड़ी चुनौती थी ही, लेकिन उससे पहले कानूनी तौर पर सत्ता का हस्तांतरण होना था। कानून बन चुका था, अब बारी थी उस ऐतिहासिक पल की जब सत्ता हाथ बदलेगी, यानी आधी रात को मिलने वाली आज़ादी। तो कानूनी ढांचा तो तैयार था और फिर वो पल आ ही गया। 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात, जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, ब्रिटिश शासन खत्म हो गया और सत्ता 2 नए डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान, के हाथों में आ गई। अच्छा, इस पावर ट्रांसफर में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ था। भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और उन्होंने ही जवाहरलाल नेहरू को देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। ये एक तरह से पुराने और नए दौर के बीच की एक सिंबॉलिक कड़ी थी। और इस तरह 1946 में संविधान बनाने के लिए जो सभा बनी थी, वही अब आज़ाद भारत की पहली संसद बन गई। लेकिन देश चलाने के लिए सिर्फ संसद तो काफी नहीं है, एक सरकार भी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं उस पहले मंत्रिमंडल से, एक नए राष्ट्र के निर्माताओं से। आज़ादी से ठीक पहले 1946 में एक अंतरिम सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी। ये एक तरह से सत्ता के हस्तांतरण की तैयारी थी, जिसमें वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीय नेता शामिल थे। और फिर आया 15 अगस्त 1947 का दिन, जब आज़ाद भारत के पहले मंत्रिमंडल ने शपथ ली। यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ चेहरे तो वही रहे, लेकिन अब उनके पद और जिम्मेदारियां एक आज़ाद देश के लिए थीं। और इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे नए और बेहद ज़रूरी सदस्य भी शामिल हुए। तो यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने आज़ादी का रास्ता तो बना दिया, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे पेचीदा सवाल भी पीछे छोड़ दिए जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के शुरुआती सालों को पूरी तरह से परिभाषित किया। जैसे हमने देखा, इस एक्ट ने रियासतों को आज़ाद रहने का विकल्प दे दिया। जरा सोचिए, सैकड़ों रियासतों की इस आज़ादी ने नए बने इन 2 देशों के सामने एकीकरण और स्थिरता की कितनी बड़ी, कितनी विशाल चुनौती खड़ी की होगी।